Hello friends, how are you? Once again, you are welcomed in IPS e-learning program. In previous lecture, we have discussed about behavior of electric dipole in uniform electric field. In this lecture, we will learn behavior of electric dipole in non-uniform electric field. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. Behavior of electric dipole in non-uniform electric field. कोई भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दी गई है तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे तो वो कैसे बिहेव करता है ये हमें यहाँ पे पढ़ना है. ओके, तो पहले हम एक पर्टिकुलर टाइप की नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेक्ट करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दी गई है, उस बेस पे हम चल रहे हैं. ओके, एनसीईआरटी में ऐसा दिया गया है कि सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है बट उसका मैग्नीट्यूड है वो पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है. यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है. यहाँ पे अगर आप एनालाइज करो तो आपको दिखाई देगा कि ये फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर ज़्यादा लंबा है, थर्ड वेक्टर उससे भी ज़्यादा लंबा है. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे हम ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मीन्स राइट साइड में मूव करेंगे तो राइट साइड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है मगर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है. ओके, तो ये इस तरह की नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन एज इट इज है. सभी पॉइंट्स पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्वल है, सेम है. So first of all we will consider non-uniform electric field having same direction at all points. But its magnitude changes with position with rate dE upon dr. dE upon dr means it is the rate of change in magnitude of electric field. What is it called? This dE upon dr is called rate of change in magnitude of electric field. So we write it only magnitude of E, change in magnitude of electric field with distance r. So dE upon dr ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस r के साथ कितना चेंज होता है वो फिजिकल ये dE upon dr वो रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, अगर हम सोचते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 1 मीटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻⁵ × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है और इस पोजीशन पे 10 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है. तो ये दोनों पॉइंट के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस हुआ 5 × 10⁴ डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट. ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो मिलेगी रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ आर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट. ग्रेडियंट वर्ड कब यूज होता है? जनरली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का पोजीशन एक्स वाई आर जेड और या आर उसके साथ चेंज होता है तो उसको हम ग्रेडियंट बोल सकते हैं. और सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ पोजीशन और डिस्टेंस आर इज कॉल्ड ग्रेडियंट. मगर यहाँ पे हम ग्रेडियंट वर्ड यूज नहीं करेंगे. dE upon dr इसको हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ई विथ आर. आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में चेंज कैसे हो रहा है इसको हम dE upon dr कहेंगे. अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो ये dE upon dr प्लस आएगा. अगर डिस्टेंस के साथ और पोजीशन के साथ मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो ये dE upon dr माइनस आएगा.
इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, उसका मतलब उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये बात हम कंसीडर करेंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस हमें कैसे मिलेंगे? मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में डीई अपॉन डी आर होगा। ये बात अच्छी तरह से समझनी है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ डीई अपॉन डी आर बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर नॉट सिमिलर। यहां पे देखो, यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ड्रॉ की है। अगर मैं ऐसी फील्ड ड्रॉ करूं, ओके, तो ये डायग्राम से एक बात तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वेक्टर ई की डायरेक्शन, इस डायग्राम में ये ई की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, मगर डीई अपॉन डी आर की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन नहीं है। मींस के ये डायरेक्शन में फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है सभी पॉइंट्स पे। इस डायरेक्शन में सभी पॉइंट्स पे मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही है। अगर इस डायरेक्शन में हम मूव हो गए तो वो डायरेक्शन में मैंने जो ये ड्रॉ किए हैं एरोज, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो ड्रॉ किया है, सभी फील्ड वेक्टर के एरो की लेंथ मैंने एक्स डायरेक्शन में सेम ही रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, मगर उसके परपेंडिकुलर अगर मूव करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो डीई अपॉन डी आर की डायरेक्शन कौन सी रखेंगे? ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन ऑफ डीई अपॉन डी आर, डायरेक्शन ऑफ डीई अपॉन डी आर, इस वेक्टर की डायरेक्शन इज along the direction in which vector E, magnitude of vector E is increases। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा होता है उस डायरेक्शन को हम डीई अपॉन डी आर की डायरेक्शन बोलेंगे। ओके, तो ये हमने पहला एक एग्जांपल लिया। ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मगर डीई अपॉन डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। तो ये डाउनवर्ड है, ये डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ डीई अपॉन डी आर। और यहां पे हमने जो ये एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डीई अपॉन डी आर दोनों की डायरेक्शन सेम है। इस केस में क्या है, ये मैं अगेन यहां पे एग्जांपल के रूप में ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो ये डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस केस में क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो डायरेक्शन हुई ये सेम डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीई अपॉन डी आर, बोथ दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब हम थर्ड केस लेंगे, ये थर्ड वाला केस है। उस केस में कुछ ऐसा है, इससे उल्टा है, ऊपर वाले केस से उल्टा है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मगर डीई अपॉन डी आर की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में नहीं है, उस डायरेक्शन में इंक्रीज होने के बदले वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन ऑफ डीई अपॉन डी आर। तो हमें यहां से ये तीन एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलना चाहिए, ये हमें आना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और कौन सी डीई अपॉन डी आर की डायरेक्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एकदम पूरा बेसिक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस ऐसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे
तो ऐसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण डाइपोल पे कैसा फोर्स और कितना टॉर्क लगेगा वो अब हम पढ़ेंगे। तो पहले इतना आपकी कॉपी में वीडियो को पॉज करके लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स ने ये सब अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। अब इनका ही सब टॉपिक है फोर्स ऑन डाइपोल in non-uniform electric field. In non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा वो पढ़ेंगे हम। चलिए पहले हम इस फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसका डेरिवेशन करने के बाद वो जो फॉर्मूला है वो हम डायरेक्टली याद रख लेंगे। ओके, ये फोर्स का फॉर्मूला इस तरह है, वेक्टर F इक्वल्स टू वेक्टर P डॉट वेक्टर DE अपॉन DR। और अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो F इज इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड ही मिलेगा हमें, सॉरी ये मैग्नीट्यूड ही मिलेगा बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर होता है, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, तो ये P इंटू DE अपॉन DR कॉस थीटा, एंड ये जो थीटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर DE अपॉन DR। P और DE अपॉन DR ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा, P और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का नहीं है। हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और DE अपॉन DR दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। चलिए इस फॉर्मूला को मैं एक एग्जांपल देके प्रूव करता हूं। ओके, चलिए मान लेते हैं कि एक ऐसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको समझ में आ गया होगा कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पर यूनिट मीटर इन 1 मीटर डिस्टेंस, हम ये मान लेते हैं इन 1 मीटर डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ E इंक्रीजेस बाय DE अपॉन DR। 1 मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड DE अपॉन DR इतना इंक्रीज होता है, ऐसा हम मान लेते हैं। ओके, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखी गई है, ये डाइपोल है, समझ लेते हैं। चलिए ये जो डाइपोल है इसका ये माइनस Q चार्ज है और ये प्लस Q चार्ज है, तो ये दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं E प्लस बोल दूं तो ये फोर्स हो जाएगा Q इंटू E प्लस। अगर ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस बोल दूं तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q इंटू E माइनस। पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कंसीडर की है, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये जो डाइपोल है ये डाइपोल की डाइपोल मोमेंट वेक्टर P है। ओके, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, P इक्वल टू Q इंटू 2a। मीन्स ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाली अगर हम नेट फोर्स निकालें तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये दोनों मैग्नीट्यूड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, F इक्वल टू QE प्लस में से QE प्लस जो ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि E प्लस का मैग्नीट्यूड E माइनस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, इसलिए ये QE प्लस फोर्स मीन्स फोर्स ऑन प्लस Q इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन माइनस Q, माइनस Q इंटू E माइनस। अब हम इसमें से Q कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो गया E प्लस माइनस E माइनस। अब क्या करेंगे हम, इसको 2a से Q इंटू 2a, ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है ना, इसलिए उसको 2a से मल्टीप्लाई करते हैं और 2a से डिवाइड करते हैं अपॉन 2a। तो ये जो दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 2a है
और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस E प्लस माइनस E माइनस है। तो अगर हम ऐसे फाइंड करें डिस्टेंस एंड डेल्टा E मीन्स चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डिस्टेंस 2a है तो वो दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस क्या है? E प्लस माइनस E माइनस। तो अगर दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड DE अपॉन DR, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन रेट ऑफ चेंज DE अपॉन DR कहलाता है। वो कितना? अगर इस फॉर्मूला से अगर हम DE अपॉन DR फाइंड करेंगे तो हमें DE अपॉन DR क्या मिलेगा? DE अपॉन DR इज इक्वल्स टू E प्लस माइनस E माइनस अपॉन 2a मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे Q इंटू 2a है, उसकी जगह पे हम P, और ये जो ब्रैकेट है उसकी जगह पे हम DE अपॉन DR लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा पार्शियल यहाँ पे प्रूव हुआ। यहाँ पे DE अपॉन DR भी पॉजिटिव x डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी x डायरेक्शन में है, और ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी x डायरेक्शन में है। मीन्स यहाँ पे वेक्टर P, ये जो थीटा है, एंगल बिटवीन P एंड DE अपॉन DR, P भी x डायरेक्शन में है और DE अपॉन DR भी पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। मीन्स ये दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 है। तो थीटा इक्वल्स टू 0 है तो हमें पता है कि cos थीटा 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे cos थीटा नहीं आया। अगर थीटा 0 नहीं है तो थीटा आएगा। कैसे आएगा? चलिए देखते हैं। अगर ये जो डाइपोल हमने रखी उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह कर दे, हम इस तरह से इसकी डायरेक्शन मैंने कर दी, तो ये जो प्लस Q चार्ज है उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसको भी मैं यहाँ E प्लस ही बोल रहा हूं, और ये जो चार्ज है माइनस Q, उस पे लगने वाला फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड हम सिर्फ लिखेंगे तो वो Q इंटू E माइनस हो गया। प्लस Q और माइनस Q के बीच की दूरी 2a है, और यहाँ हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और DE अपॉन DR की जो डायरेक्शन के है, वो DE अपॉन DR की डायरेक्शन के साथ ये डाइपोल मोमेंट P, ये डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हो गई, ये थीटा एंगल बना रही है। तो ये E प्लस और E माइनस, ये दोनों के बीच की दूरी मीन्स वो डिस्टेंस का DE अपॉन DR की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट हम लेंगे तो ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? 2a cos थीटा कॉम्पोनेंट होगा। ये 2a है, ये कितना है? प्लस Q से माइनस Q के बीच की दूरी 2a है, तो ये 2a cos थीटा हो गया। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें कैसा आएगा? यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 2a cos थीटा, ये दोनों डिस्टेंस हम अगर कंसीडर करेंगे तो हमें ये DE अपॉन DR का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, E प्लस माइनस E माइनस अपॉन 2a cos थीटा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखने के लिए अगर हम E प्लस E माइनस अपॉन 2a को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें ये मिलेगा DE अपॉन DR इंटू कॉस थीटा मिलेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये कॉस थीटा आ गया। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा वो प्रूव हो गया। ओके, ये प्रूफ हमने सिर्फ समझने के लिए लिखा है। अब ये आपको प्रूफ पता चल गया, अब ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली याद ही रख लेंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस कैसे होंगे? मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और DE अपॉन DR ये दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में DE अपॉन DR और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। और ये फॉर्मूला का यूज करके हम मोस्ट ऑफ क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम हमेशा याद रखेंगे। फॉर्मूला लिख लो अपनी बुक में। ओके, नाउ वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन दैट डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मूला। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह है। टू डाइपोल्स आर गिवन, दिस डायग्राम is given in question. Okay, these are two dipoles and it is given that distance between the center of both this dipole is r, and dipole moment of this dipole is p1 and dipole moment of this dipole is p2, and it is asked to find force between these two
electric dipole. So here we want to find electric force between these two dipole. Here to find the electric force between these two dipole, we can consider electric field of any one electric dipole acts force on other dipole. तो यहां पे हम कुछ ऐसा कंसीडर करेंगे, ये P1 डाइपोल जो है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे P2 डाइपोल पे जो है वो P2 डाइपोल पे फोर्स लगा रही है। ओके, दूसरी बात, ये जो P1 डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये P2 डाइपोल है वो P1 डाइपोल की एक्सिस पे है, और सिमिलरली P1 डाइपोल है वो P2 डाइपोल की एक्सिस पे है। और एक्सिस पे हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो डायरेक्शन एक्सिस की है उसी डायरेक्शन में, और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होगी। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अगेन ये डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सॉल्यूशन के लिए। ये जो P1 डाइपोल है उसको मैंने एज इट इज ड्रॉ कर लिया, उसका ये सेंटर है, और यहाँ से कुछ दूरी पे यहाँ पे P2 डाइपोल रखी गई है। तो ये P2 डाइपोल का सेंटर है, उस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। मगर यहाँ पे अगर आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे DE अपॉन DR की डायरेक्शन, DE अपॉन DR की डायरेक्शन ये ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पे DE अपॉन DR की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड हियर वी वांट टू फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल P2. So obviously angle between P2 and DE upon DR, that angle is here 180 degree. So here angle between vector P2 and vector DE upon DR is here theta is equals to 180 degree. Here we can use this formula, F is equals to P into DE upon DR cos theta. तो ये थीटा हमें मिल गया, तो cos थीटा हो गया cos 180 माइनस 1। P1 एंड P2, तो यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? ये P1 है उसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज व्हाई वी से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1, दैट इज E1, और इसको DE1 अपॉन DR बोल देंगे। ओके, सो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स on P2 due to electric field of dipole P1, we say this force F is equals to, यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट उसकी लेंगे जिस पे फोर्स लग रहा है, तो सेकंड डाइपोल की डाइपोल मोमेंट, और ये DE अपॉन DR उस डाइपोल की लेंगे कि जो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाइपोल पे फोर्स लगा रही है, तो वो हम DE1 अपॉन DR लेंगे। और cos 180 का मैग्नीट्यूड होगा -1, तो DE1 अपॉन DR वो कितना आएगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। नाउ DE1 अपॉन DR, तो ये E1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल P1, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो 2kP1 अपॉन R³ होगा, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्सिस पे लगने वाली फील्ड का फॉर्मूला को यूज करेंगे। सो दिस इज DE अपॉन DR इंटू 2kP1 अपॉन R³। बोथ द डाइपोल्स आर स्मॉल, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, बोथ आर स्मॉल डाइपोल्स, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2kP1 एज इट इज, 2kP1 एज इट इज, और ये हमें R1 अपॉन R³ का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इसको R⁻³ लिख सकते हैं। तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा, -3 मल्टीप्लीकेशन में आएंगे और उसकी पावर एक डिक्रीज होके हो जाएगी -4। तो ये हमें मिला -6kP1 अपॉन R⁻⁴। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 की वैल्यू अब हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यूजिंग इक्वेशन 2 in equation 1 we get this force F is equals to P2 into DE1 upon DR। DE1 upon DR कितना हो गया?
वो हो गया -6 Kp1 अपॉन r⁴, और ये cos 180 की वैल्यू तो -1 है, cos 180 की वैल्यू -1 हो गई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमें आंसर मिला 6Kp1 P2 अपॉन r⁴. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ये दोनों के बीच के में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया. ओके, तो आप सबको ये मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. और ये फोर्स का नेचर अगर हम फाइंड करें तो वो नेचर मीन्स एट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, वो हम कैसे पता कर सकेंगे. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव है इस डाइपोल में. सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है. तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जनरेट हुई, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है. ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी और पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगी. और ये दोनों फोर्सेस में ये जो नजदीक चार्ज है उस पे लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा. सो रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स टुवर्ड्स द डाइपोल P1. दैट मींस दिस फोर्स एक्ट्स लाइक बोथ द डाइपोल ट्राई टू कम क्लोज ईच अदर. दैट इज व्हाई वी कैन कंसीडर दिस फोर्स एज अ attractive force. So this is the magnitude of electric force and nature of this force. This force is attractive one. This force is attractive because due to this force both this dipole try to come close each other. That is why we can consider it is to be attractive one. Okay students, आप सभी को ये मेथड अच्छी तरह से पता चल गई होगी. Pause this video here and write down whatever I wrote in board. I hope all of you have written all these things in your notebook. Now let us solve next question. Let us write this question here. Okay. In this question also this diagram is given. And here also two dipoles and distance between the center of two dipole is here r. But direction of both the dipole are perpendicular to each other. This is second dipole. This is second dipole P2. तो यहाँ पे हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि कोई भी एक डाइपोल की एक्सिस पे, ये डाइपोल अगर कंसीडर करें तो ये डाइपोल की एक्सिस पे इसका सेंटर है. और ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं ये दूसरी डाइपोल P2 है, ये P2 डाइपोल के इक्वेटर पे फर्स्ट डाइपोल की एक्सिस दोनों को इंसाइड हो रहे हैं. और क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, फाइंड फोर्स बिटवीन दिस टू dipoles which are shown in diagram. Okay, so let us think how can we solve this. Can we directly use this formula for this case? इसके लिए हम क्या डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इसकी फील्ड हम कंसीडर करें और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डाइपोल है ये डाइपोल पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाइपोल पे फोर्स लगाएगी, ऐसा कंसीडर करके अगर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो ये सही तरीका होगा. अगर हम ऐसा सोचेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल पे फोर्स लगाएगी, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो वो सही तरीका है, मगर ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकेंगे. क्यों अप्लाई नहीं कर सकेंगे? क्योंकि ये डाइपोल के जो दोनों चार्जेस है, यहाँ पे माइनस क्यू होगा और सॉरी यहाँ पे माइनस क्यू होगा और यहाँ पे प्लस क्यू होगा. ये दोनों चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू है, P2 के प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस, दैट डज नॉट लाई ऑन आइदर एक्सिस और इक्वेटर ऑफ दिस डाइपोल P1. ये माइनस क्यू और प्लस क्यू ये दोनों चार्जेस है, ये P1 डाइपोल की एक्सिस पे भी नहीं रहेंगे और इक्वेटर पे भी नहीं रहेंगे. इसलिए हम ये dE अपॉन dr फाइंड करने के लिए इक्वेटर या एक्सिस दोनों में से एक भी फॉर्मूला हम यहां पे यूज नहीं कर सकेंगे. कब यूज नहीं कर सकेंगे? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं.
अगर हम ऐसा सोचे कि ये डाइपोल P1 है, ये P1 डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड P2 डाइपोल पे फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स का फॉर्मूला हम ऐसे लिखे, P2 की डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाय dE1 अपॉन dr मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि ये dE1 अपॉन dr में E फील्ड हम कौन सी कंसीडर करेंगे? तो ये जो डाइपोल है इसका सेंटर इसकी एक्सिस पे है, ये सही, एक्सिस पे है ये सही, मगर ये चार्जेस है वो सेंटर पे, इसके सेंटर पे, P2 के सेंटर पे इसकी एक्सिस है वो सही है, मगर ये चार्जेस है वो सेंटर पे नहीं है, डाइपोल के चार्जेस है वो सेंटर पे नहीं है, या फिर ये दोनों चार्जेस है इक्वेटर पे भी नहीं है। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट यूज neither the formula of equator nor the formula of axis of electric field due to this dipole P1. So we will not solve by considering electric field of P1 acts force on dipole P2. Instead of that, here we will use that electric field of dipole P2 acts force on dipole P1. तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकेंगे? क्योंकि इसका ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज है, दोनों चार्जेस इसकी इक्वेटर लाइन पर है, तो ये हम P1 की डाइपोल मोमेंट लिखी और P2 की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट D और रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये dE2 अपॉन dr हम इजीली इसकी इक्वेटोरियल फील्ड वाला फॉर्मूला यूज कर सकेंगे। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओके, now let us solve this question. Here I specify that equatorial field of dipole P2 acts force on dipole P1. So we can use this formula, F is equals to P1 into dE2 upon dr, dE2 upon dr multiply by cos थीटा। तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो ये डायरेक्शन हुई dE2 अपॉन dr की, ये डायरेक्शन हो गई। इस डायरेक्शन में एक्स इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा दैट इज एंगल बिटवीन P1 एंड dE2 अपॉन dr दैट इज 0। तो यहाँ पे ये एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा? P1 को हम एज इट इज रखते हैं D अपॉन dr। यहाँ पे ये E2 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे? ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है, इक्वेटर वाला। तो ऑन इक्वेटर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब, ये फॉर्मूला है, इसका हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा KP2 अपॉन R क्यूब इंटू cos 0 1 है। ओके, नाउ P1 एज इट इज, cos 0 1, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो K इंटू P2 एज इट इज ही रहेंगे। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट R क्यूब, 1 अपॉन R क्यूब, उसको हम R⁻³ भी लिख सकते हैं, cos 0 1 है। नाउ F इज इक्वल्स टू माइनस K P1 P2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ R क्यूब, R⁻³ है, तो -3 पावर विल कम्स इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स पावर विल डिक्रीजेस बाय 1, सो इट विल बिकम्स -4 माइनस, यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे मैंने पहले ही माइनस लिख दिया, -3 इंटू K P1 P2, ये R⁻⁴ डिनोमीटर में चला जाएगा तो +4 हो जाएगा। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड करेक्टली। सो पोस्ट दिस वीडियो एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन योर नोटबुक। और लास्ट में एक बात बोलूँगा, ऐसा ही एक क्वेश्चन NCERT में भी है, वो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था, वो NCERT पोर्शन में वो वाला क्वेश्चन जो हम इस फॉर्मूला से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मगर उस टाइम जब NCERT मैंने एक्सप्लेन की थी उस टाइम ये फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए वो क्वेश्चन हमने बाकी रखा था
एनसीईआरटी की जो एडिशनल एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन है फोर्स ऑन डाइपोल वाला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो रिमेनिंग टॉपिक्स के आगे शुरू करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।